आप सभी का स्वागत है नैरेटिव नेशन में। मैं हूं दिव्या त्रिवेदी और मैं हूं अमित शाह। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए ताकि आपकी मदद से देश भर में राष्ट्रीय हित की हर जरूरी बात हर घर तक पहुंच सके। यहाँ आपको मिलती है देश हित से जुड़ी बड़ी खबरें, गहरी जानकारी और मजबूत विश्लेषण। हर मुद्दे पर सीधी बात, साफ नजरिया और भारत फर्स्ट सोच के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण रिपोर्ट। तो सोचिए दुनिया के सबसे व्यस्त और चौड़े हाईवे के बारे में। एक ऐसा हाईवे जहां से पूरी दुनिया का लगभग 1/4 व्यापार हर दिन गुजरता हो। अरबों डॉलर का सामान, तेल और गैस। हाँ, और अचानक वही विशाल हाईवे एक बहुत ही संकरी सी गली में बदल जाए। एक ऐसा बॉटलनेक जहां बड़े बड़े जहाजों को बहुत संभालकर एक कतार में निकलना पड़े। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात, उस संकरी गली के ठीक मुहाने पर भारत का पहरा हो। आज के इस गहन विश्लेषण का केंद्र यही संकरी गली है, जिसे दुनिया मलाक्का स्ट्रेट या मलक्का जलदमरू मध्य के नाम से जानती है। सही कहा। और इस मुहाने पर मौजूद हैं हमारे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। देखिए, ये अब केवल एक टूरिज्म डेस्टिनेशन नहीं रह गए हैं, ये ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स और वर्ल्ड ट्रेड का सबसे बड़ा चेक पॉइंट बन चुके हैं। वही तो, अगर हम दुनिया का नक्शा देखें तो अंडमान के ठीक बगल में ये मलक्का स्ट्रेट है। हिंद महासागर को साउथ चाइना सी से जोड़ने वाला ये रास्ता। हमारे पास जो डेटा है आज, वो सच में किसी को भी चौंका सकता है। हाँ, बिल्कुल। हर साल 7,000 से ज्यादा जहाज यहाँ से गुजरते हैं, यानी ग्लोबल मैरिटाइम ट्रेड का 25% हिस्सा बस इसी एक रास्ते से होकर जाता है। और देखिए, ये सिर्फ प्लास्टिक के खिलौनों या इलेक्ट्रॉनिक्स की व्यापार की बात नहीं है। ये पूरी दुनिया की एनर्जी सिक्योरिटी का मुद्दा है। अगर हम 2025 की पहली छमाही के आंकड़े देखें तो हर दिन यहाँ से 23.2 मिलियन बैरल तेल गुजरता है। बाप रे, हर दिन? हाँ, ये पूरे ग्लोबल ऑयल ट्रेड का 29% है। इसके अलावा 9.2 बिलियन क्यूबिक फीट LNG भी इसी रास्ते से जाती है। मिडिल ईस्ट और अफ्रीका से तेल निकलता है और ईस्ट एशिया की बड़ी इकोनॉमीज जैसे चाइना, जापान को जाता है। ये सबसे छोटा और फास्ट रास्ता है। ये तो बिल्कुल वैसा ही हुआ ना, जैसे पूरी दुनिया के ट्रैफिक को एक ही हाईवे टोल बूथ से गुजरना पड़ रहा हो। लेकिन यहाँ मेरे दिमाग में एक सवाल आता है। पूछें। जब ये रास्ता इतना संकरा है, इतनी भीड़ होती है यहाँ, तो दुनिया भर के जहाज कोई और दूसरा चौड़ा और सुरक्षित रास्ता क्यों नहीं चुन लेते? क्या सारा का सारा व्यापार बस एक ही शॉर्टकट के भरोसे चल सकता है? ये सवाल बहुत वाजिब है और इसका जवाब वहाँ के भूगोल में यानी ज्योग्राफी में छिपा है। ऐसा नहीं है कि दूसरे रास्ते बिल्कुल नहीं है। जैसे इंडोनेशिया के पास सुंडा स्ट्रेट और लोम्बोक स्ट्रेट है। अच्छा, तो लोग वहां से क्यों नहीं जाते? क्योंकि वो प्रैक्टिकल नहीं है। अगर हम सुंडा स्ट्रेट की बात करें तो वो बहुत उथला है। वहाँ पानी की गहराई बहुत कम है और बहाव बहुत तेज होता है। ओह, और आजकल के जहाज तो काफी बड़े होते ना? बिल्कुल। आज के जो सुपर टैंकर्स होते हैं उनके लिए उस उथले पानी से निकलना अपनी जान जोखिम में डालने जैसा है। जमीन से टकराने या फंसने का खतरा हमेशा रहता है। यानी अगर आप मेन हाईवे के जैम से बचने के लिए किसी छोटे और कच्चे रास्ते पर अपनी भारी भरकम गाड़ी ले जाएं, तो आपका वहां फंसना लगभग तय है। सही पकड़ा आपने। और अगर वो लोम्बोक स्ट्रीट का दूसरा गहरा रास्ता चुनते हैं तो वो रास्ता बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है। लंबा रास्ता मतलब ज्यादा ईंधन, सामान पहुंचने में देरी और बहुत भारी लागत। तो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से वो वायबल नहीं है। हाँ, मलक्का सिर्फ एक शॉर्टकट नहीं है, ये ईस्ट एशिया की इकोनॉमीज के लिए एक लाइफलाइन है। इसे बाईपास करना इतना महंगा है कि पूरी ग्लोबल सप्लाई चेन गड़बड़ा जाएगी। तो जब ये इकलौता टोल बूथ इतना जरूरी है, तो इस संकरे रास्ते से सबसे ज्यादा डर किसे लगता है? अगर हम जियोपॉलिटिक्स के नजरिए से देखें तो सबसे ज्यादा घबराहट चाइना के खेमे में दिखती है। बिल्कुल, यही चाइना की सबसे बड़ी दुखती रग है। उनका 80% इम्पोर्टेड कच्चा तेल इसी रास्ते से आता है और ये डर नया नहीं है। हाँ, मैंने पढ़ा था कि 2003 में वहां के नेता ने इसको एक नाम भी दिया था। हाँ, उस वक्त चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव हु जिनताओ ने इसे मलक्का डिलेमा कहा था। देखिए, चाइना आज दुनिया की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी है, लेकिन उनकी पूरी उन्नति इस बात पर टिकी है कि मलक्का से आने वाला तेल का ये फ्लो कभी ना रुके। इसे मैं एक उदाहरण से समझाती हूँ। ये कुछ ऐसा है जैसे एक बहुत ही विशाल और मॉडर्न हॉस्पिटल हो, पर उसकी पूरी ऑक्सीजन सप्लाई एक बहुत ही पतले से पाइप से आ रही हो। बहुत बढ़िया एनालॉजी है।
और उस पतले पाइप पर अगर कोई पैर रख दे तो सब कुछ ठप हो जाएगा। तो क्या चाइना की आज की पॉलिसीज इसी ऑक्सीजन पाइप को बचाने की कोशिश है? हम अक्सर सुनते हैं कि चाइना पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट या श्रीलंका के हम्बनतोटा में अरबों डॉलर लगा रहा है, जिसे स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स कहते हैं। हाँ। तो क्या ये सच में बहुत आक्रामक कदम है या फिर इस मलक्का डिलेमा से उपजी घबराहट और बचाव की कोशिश है? असल में ये उनकी सबसे बड़ी कमजोरी से निकला एक डिफेंसिव कदम ही है। चाइना जानता है कि अगर कभी अमेरिका या भारत के साथ उनका कोई बड़ा युद्ध होता है तो सबसे पहले इसी मलक्का स्ट्रेट को ब्लॉक किया जाएगा। उनकी इकोनॉमी कुछ हफ्तों में घुटनों पर आ जाएगी। इसीलिए वो अलग-अलग लैंड रूट्स तलाश रहे हैं जो समंदर से ना होकर जमीन के रास्ते जाएं। बिल्कुल। उन्होंने भारी लागत से म्यांमार में पाइपलाइंस बिछाई हैं जो 2013 से चल रही हैं। रशिया और सेंट्रल एशिया से भी पाइपलाइन हैं और जो उनका चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी सीपैक है ना। हाँ, सीपैक। उसका बड़ा मकसद ही यही है कि ग्वादर पोर्ट से सीधे शिनजियांग तक तेल पहुंचे बिना मलक्का गए। यहां तक कि उनकी पोलर सिल्क रोड पॉलिसी भी इसी डर का नतीजा है। लेकिन एक बात बताइए, क्या ये सारे जमीनी विकल्प मिलकर भी उन 7,000 जहाजों की जगह ले सकते हैं? यही तो सबसे बड़ा पेच है। नहीं ले सकते। समंदरी जहाजों से जितनी भारी मात्रा में और कम लागत में माल आता है उसका कोई मुकाबला नहीं है। जमीन के रास्ते बहुत थोड़ा हिस्सा ही कवर हो पाता है। यानी चीना चाहे जितनी कोशिश कर ले, इस टोल बूथ का डर उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। और यहीं पर इस पूरी कहानी में भारत की एंट्री होती है। हम ठीक इस गेट के बाहर बैठे हैं। और यही भारत का सबसे बड़ा नेचुरल स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है। अंडमान और निकोबार की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि वो बे ऑफ बंगाल से लेकर मलक्का तक फैले हैं। ये भारत को इस पूरे इलाके का गेट कीपर बना देते हैं। डिफेंस जर्नल्स में तो अक्सर अंडमान को भारत का अनसिंकेबल एयरक्राफ्ट कैरियर कहा जाता है। ये नाम अपने आप में बहुत पावरफुल लगता है भी। देखिए, एक असली एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने में अरबों लगते हैं और युद्ध में वो डूब भी सकता है, पर इन द्वीपों को थोड़ी ना कोई डुबा सकता है। ये समुद्र के बीच एक स्थायी मिलिट्री बेस है। और इसी का फायदा उठाते हुए 1 अक्टूबर 2001 को अंडमान और निकोबार कमांड यानी ANC बनाई गई थी, जो भारत की पहली 3 सर्विसेज कमांड है। बिल्कुल। इसका मतलब वहां आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों एक ही कमांडर के अंडर एक साथ काम करते हैं। इससे एक्शन लेने की स्पीड बहुत बढ़ जाती है। और अब तो हम वहां सिर्फ सैनिक ही नहीं रख रहे, बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर का पूरा नक्शा ही बदल रहे हैं। ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट, जिसका बजट 75,000 से 92,000 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। हाँ, इसमें गलातिया बे में एक बड़ा ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल बन रहा है। साथ ही कैम्बल गे में INS बास का विस्तार हो रहा है, जो 6 डिग्री चैनल के एकदम पास है। वहीं से सबसे ज्यादा जहाज गुजरते हैं ना, तो 90,000 करोड़ का ये निवेश, क्या ये इस बात का इशारा नहीं है कि हम अब सिर्फ अपनी द्वीपों की रक्षा नहीं कर रहे, बल्कि पावर प्रोजेक्शन के गेम में आ चुके हैं? इसे डिफेंस एक्सपर्ट्स A2S स्ट्रैटेजी कहते हैं, एंटी एक्सेस एरिया डिनायल। इसका मतलब है दुश्मन को एक खास इलाके में घुसने से रोकना। ये द्वीप भारत को एक क्षेत्रीय शक्ति बनाते हैं। यानी ये वैसा ही है जैसे हमने पड़ोसी के दरवाजे के ठीक बाहर अपना एक पुख्ता वॉच टावर खड़ा कर दिया हो, जहां से हम उसकी हर हरकत पर नजर रख सकते हैं। सही मिसाल दी। और सबसे बड़ा फायदा यह है कि क्राइसिस के वक्त भारत को अपनी मेन नेवी मेनलैंड से इतनी दूर नहीं भेजनी पड़ेगी। हमारी मिसाइल्स और प्लेन्स पहले से वहां गेट पर ही रेडी हैं। लेकिन ये तो हुई ईंट पत्थर और जमीन की बात। आजकल युद्ध सिर्फ वहां थोड़ी होते हैं। असली गेम तो डेटा और सर्वेलेंस का है ना। हम इस गहरे समंदर में दुश्मनों को कैसे देखते और सुनते हैं। यहां आती है डीप ओशन वॉच। ये एक बहुत ही एडवांस प्रोजेक्ट है जिसमें नेवी और DRDO मिलकर अंडर वाटर ट्रैकिंग सिस्टम बना रहे हैं। अच्छा, ये पानी के अंदर कैसे काम करता है? इसका मकसद खास तौर पर बे ऑफ बंगाल और 90 ईस्ट रिज में चाइनीज सबमरीन्स को ट्रैक करना है। इसमें समंदर के तल पर एक्टिव और पैसिव सोनार का इस्तेमाल होता है। थोड़ा आसान भाषा में समझाइए, ये एक्टिव और पैसिव सोनार क्या करते हैं? देखिए, पैसिव सोनार मतलब चुपचाप सुनना, एक डॉक्टर के स्टेथोस्कोप की तरह। समंदर की गहराई शांत होती है, तो अगर कोई सबमरीन गुजरती है तो उसके इंजन की आवाज ये बहुत दूर से पकड़ लेता है। ओह, बिना अपनी मौजूदगी बताए। और एक्टिव? एक्टिव सोनार साउंड वेव्स भेजता है, जैसे अंधेरे में टॉर्च जलाना। जब वो वेव सबमरीन से टकराती है
तो वापस आती है और उसकी एग्जैक्ट लोकेशन बता देती है। ये तो पानी के नीचे की बात हुई, पर आसमान में भी तो हमारी आंखें हैं। P-8 पोसाइडन विमान जो अक्सर अंडमान से उड़ते हैं, इनमें मैग्नेटिक एनोमली डिटेक्टर होता है। यह हवा से पानी के नीचे कैसे देखता है? ये बड़ा इंटरेस्टिंग साइंस है। अर्थ का अपना एक नेचुरल मैग्नेटिक फील्ड होता है। अब सोचिए, हजारों टन लोहे से बनी एक सबमरीन जब पानी के नीचे से गुजरती है ना, हाँ। तो वो उस मैग्नेटिक फील्ड में एक छोटी सी गड़बड़ी पैदा करती है। हमारा विमान हवा से उस गड़बड़ी को नाप लेता है और समझ जाता है कि ठीक नीचे कुछ बड़ा लोहे का चल रहा है। वाह! और साथ में हमारी स्पेस एजेंसी NRSC भी तो 55 द्वीपों की सैटेलाइट से निगरानी कर रही है। ये तो बिल्कुल एक लेयर्ड स्मार्ट होम सिक्योरिटी सिस्टम जैसा हो गया। बिल्कुल। लेकिन एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। अगर हर दिन 7,000 जहाज वहां से गुजर रहे हैं, इतना शोर, इतना डेटा, तो क्या इंफॉर्मेशन ओवरलोड नहीं होता? इतने शोर में एक शांत दुश्मन सबमरीन को कैसे ढूंढेंगे? यहीं पर टेक्निक और डिप्लोमेसी काम आती है। हमने 40 से ज्यादा देशों के साथ वाइड शिपिंग अग्रीमेंट्स किए हैं। यानी डेटा शेयरिंग। हाँ, जो भी कमर्शियल जहाज हैं, उनका डेटा शेयर होता है, तो सिस्टम को पहले से पता होता है कि ये आवाज किसी व्यापारिक जहाज की है। हम उस सारे शोर को फिल्टर कर देते हैं। अच्छा, तो भीड़ का शोर हटने के बाद जो बचा उस पे ध्यान देते हैं। एग्जैक्टली। जो आवाजें या सिग्नल्स बच जाते हैं, उन्हें डार्क टारगेट्स कहा जाता है, और हमारा सारा एडवांस सिस्टम सिर्फ उन्हीं पर फोकस करता है। तब तो भारत इस इलाके में सच में एक अभेद्य किला बना रहा है। पर हम अकेले नहीं हैं। यहाँ एक और बड़ा नाम आता है, क्वाड। इंडिया, US, जापान और ऑस्ट्रेलिया। हाँ, क्वाड इस रीजन में पावर को बैलेंस करने के लिए बहुत अहम है, खासतौर पे चीन की बढ़ती ताकत को रोकने के लिए। अमेरिका की नेवी वहां पहले से स्ट्रांग है। लेकिन क्वाड तो फॉर्मली कोई मिलिट्री अलायंस नहीं है ना, जैसे नेटो है। इसे अनऑफिशियल स्ट्रेटेजिक फोरम कहते हैं। तो क्या ये बस एक डेमोक्रेटिक देशों का व्हाट्सएप ग्रुप है, या क्राइसिस में सच में साथ आएंगे? देखिए, चाहे ये नेटो जैसा लिखित अलायंस ना हो, पर सबसे जरूरी चीज है इंटरऑपरेबिलिटी। जब ये देश मालाबार जैसी नेवल एक्सरसाइजेस करते हैं, तो ये एक दूसरे के सिस्टम और कम्युनिकेशन के साथ मिलकर काम करना सीखते हैं। यानी युद्ध के वक्त उन्हें नए सिरे से तैयारी नहीं करनी पड़ेगी। और भारत सिर्फ क्वाड तक सीमित नहीं है। हम मलेशिया, इंडोनेशिया जैसी रीजनल पावर्स के साथ कॉरपैट जैसी जॉइंट पेट्रोलिंग करते हैं, मिलान एक्सरसाइज करते हैं। ये सब चाइना को एक मैसेज देने के लिए है। ये चीन के दिमाग में एक स्ट्रेटेजिक अनसर्टेनिटी डालता है। उन्हें नहीं पता कि अगर उन्होंने आक्रामकता दिखाई तो क्या सिर्फ भारत आगे आएगा, या क्वाड और रीजनल फोर्सेस सब मिलकर उन्हें रोकेंगे। ये अनिश्चितता ही सबसे बड़ा हथियार है। क्या बात है! ये तो वाकई एक भूगोलिक शतरंज का खेल है। तो आज हमने मलक्का स्ट्रेट के भूगोल से शुरुआत की, चीन के डर को समझा, भारत के अनसिंकेबल एयरक्राफ्ट कैरियर की ताकत देखी, और क्वाड के जाल को समझा। हाँ, पर अगर एक आम श्रोता सोचे कि ये सब तो सेनाओं की बातें हैं, इसका उसकी जिंदगी से क्या वास्ता? ये जियोपॉलिटिक्स हमारी जेब को कैसे असर करती है? ये बहुत सीधा जुड़ा हुआ है। अगर मलाक्का स्टेट में कल कुछ भी गड़बड़ होती है या रास्ता रुकता है, तो सिर्फ तेल के दाम आसमान नहीं छुएंगे। तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक्स, हमारे मोबाइल के पार्ट्स, डेली जरूरत का सामान, सबकी सप्लाई चेन टूट जाएगी। पूरा ग्लोबल मार्केट रुक जाएगा और ऐसी महंगाई आएगी जो बर्दाश्त के बाहर होगी। ये भूगोल सीधे हमारी जेब से जुड़ा है। सही कहा आपने। ये सिर्फ समुंदर की एक लकीर नहीं, हमारी इकोनॉमी की जीवन रेखा है। बिल्कुल। और इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं चाहूंगा कि हम एक नए नजरिए पर सोचें, जो डेटा से भी आगे की बात है। हाँ, बताइए। आज हम इन चोक पॉइंट्स और अनसिंकेबल एयरक्राफ्ट कैरियर की बात कर रहे हैं, लेकिन सोचिए, भविष्य में जब बिना इंसान वाले एडवांस्ड ऑटोनॉमस ड्रोन्स और ड्रोन स्वॉर्म्स समुद्र में उतरेंगे, अच्छा, तब क्या होगा? क्या हजारों सस्ते पानी के नीचे चलने वाले ड्रोन से किसी रास्ते को ब्लॉक करना इतना आसान हो जाएगा कि इन द्वीपों और बड़े जहाज़ों का ये महत्व ही खत्म हो जाएगा? या फिर हमारे ये द्वीप उन्हीं ऑटोनॉमस ड्रोन युद्ध के नए कमांड सेंटर बन जाएंगे? इस पर जरूर सोचिए। वाह! ये तो एक ऐसी सोच है जो आने वाले कल के युद्ध की पूरी तस्वीर ही बदल देगी। टेक्नोलॉजी और ज्योग्राफी की इस टक्कर में आगे क्या नतीजा निकलता है, ये देखना सच में दिलचस्प होगा। बिल्कुल सही। तो इस विचार के साथ हम आज की इस रिपोर्ट को यहीं समाप्त करते हैं। ये जरूरी जानकारी अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना ना भूलें। जुड़े रहिए हमारे साथ अगली बार एक और नए मुद्दे की गहराई में उतरने के लिए।